यस मैम। ओके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई रियली थैंक्स एवरीवन जो भी इस सुंदर प्रोजेक्ट में आप सभी इतने उमंग उत्साह से इसको लेके चल रहे हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर पुष्पा पाटिल जी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड थैंक यू साहिल भाई जो है कल से ही कितना सारा टेक्निकल इश्यूज के लिए। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है और आप सबको कृतज्ञता के भाव के साथ हम आज ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस उमंग उत्साह से जुड़े हैं वो उमंग उत्साह आप एक नई दिशा दिखाए कि कैसे हम जो एक दुनिया हम चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण, वो हम गर्भ में ही कैसे शुरू कर सकते हैं ना। गर्भ संस्कार से राष्ट्र का निर्माण, मातृत्व के जागृति से राष्ट्र का निर्माण। और उसी कड़ी में आज हम क्रिएटिंग इंटेलिजेंस इन द वोम। एक्चुअली ये विचार चला जब हमें दीदी ने कहा कि आपको कोई एक टॉपिक लेनी है, तो अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आती हैं और वो कहती हैं, मैडम कोई ऐसी दवाई लिख दीजिएगा ना जिससे बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा हो। लेकिन कई बार ना मैंने बस इतने तक ही उनको देखा है, वो बस इतना चाहती हैं कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो। जहां तक मैं उन्हें समझ पाई हूँ कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उनके मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा तो बच्चा आगे जाके पढ़ने में अच्छा होगा। लेकिन आज हम इसको बहुत गहराई से समझेंगे कि वास्तविकता में इंटेलिजेंस होता क्या है। शायद हम पूरी तरीके से इसे जानते ही नहीं है। हम चाहते हैं लेकिन हम उस हमारी क्लैरिटी नहीं है, हम शायद समझ नहीं पाते हैं। इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या समझते हैं आप सभी? मैथ्स में अच्छा हो जाए बच्चा, हम्म, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, किसी अच्छे पोस्ट पर हो जाए। कई बार मैंने देखा है कि जैसे अगर कोई बच्चा, उसको टेबल बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो हम कहते हैं ना कितना इंटेलिजेंट है ये बच्चा, है ना। या फिर कोई बच्चा क्यूरोसिटी रहता है, और हमने देखा है छोटे बच्चे आजकल तो जो कंप्यूटर है, गैजेट्स है, वो इजीली ऑपरेट कर पाते हैं, और हम कहते हैं कितने इंटेलिजेंट आज के बच्चे हैं, है ना। लेकिन आज हम समझेंगे कि यदि बच्चे इंटेलिजेंट हैं और यदि सिर्फ दवा खाने से हम एक ऐसी जनरेशन को जन्म दे सकते, तो जरा अपने आप से पूछिए कि अभी इतने सारी जो चीजें देखने में आ रही हैं वो आएंगी क्या? हम्म? तो क्या है इंटेलिजेंस, पहले वो समझेंगे। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि इंटेलिजेंस का पूरा होलिस्टिक अर्थ होता क्या है। इंटेलिजेंस से हम क्या समझते हैं, हम समझेंगे तब तो हम उसे बनाएंगे। दूसरा, ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क विकास, उनके इंटेलिजेंट के डेवलपमेंट में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और तीसरा, हम ये जानेंगे आज के सत्र से कि हम ऐसे कौन से प्रैक्टिकल टूल्स को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें जिससे कि हम अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सके। तो कहा जाता है ना, माँ जो है वो प्रथम गुरु होती है। तो अगर माँ प्रथम गुरु है तो पहला स्कूल कहाँ है बच्चे का? क्या कहेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला स्कूल माँ का क्या है? माँ गुरु है तो पहला विद्यालय गर्भ है। आज बहुत सारे आपको हम इस पर से राज हटाएंगे कि कैसे बच्चे का विकास होता है, बहुत ध्यान से अलर्ट होके सुनेंगे। तो इंटेलिजेंस बिगिंस इवन बिफोर बर्थ, है ना। कई बारी मैंने देखा है कि बच्चा यदि जब पढ़ता है तो हम सोचते हैं कि उसको बहुत अच्छे से स्कूल में डाले, कई बार ट्यूशन कराते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाए। मैथ्स के मास्टर साहब को बोला जाता है ना कि जरा देखिए ना बच्चा थोड़ा सा हमारा भी इंटेलिजेंट हो जाता, है ना, पहाड़ा याद कर लेता, है ना, मैथ सॉल्व कर लेता। लेकिन ये जो
है। अ, वैसे तो मुझे बिल्कुल निगेटिव बातें बोलना अच्छा नहीं लगता है, खास करके आप सब सो, लेकिन कभी कभी ना हमें बिग प्रॉब्लम को समझना होता है। जब हम समस्या को समझते हैं ना तो हम जिम्मेवारी ले पाते हैं। मैंने देखा है बहुत इंटेलिजेंट लोगों को रिश्तों में हारते, संबंध नहीं बना पाते, वो टॉपर होंगे अपने इंस्टीट्यूट के, लेकिन उनका घर में रिलेशनशिप फेल हो चुका होता है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। कॉलेज में उनकी देखिए तो कोई सब, आप क्या कहते हैं आजकल, आजकल हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स आर फेक कह देते हैं ना। सोशल रिलेशनशिप हमारा कैसा हो जा रहा है। हम आजकल के जो, स्पेशली कहा जाता है ये जो जेनजी है, जो अभी के जो जनरेशन हो रहे हैं ना, इनके लिए कहते हैं कि 40% ऑफ देम, आई एम वेरी सॉरी टू से बट यस, 40% ऑफ देम आर नॉट वेरी मच इमोशनली रिजिलियंट, या कह सकते हैं कि थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है वो लोग। वो लोग नहीं है अभी इमोशनली रिजिलियंट। इंटेलिजेंट तो बहुत है के सिचुएशन में। जो सोशल में, टीम में आप अगर काम करने के लिए कहें, अकेले अकेले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन चार के साथ काम करने के लिए बोल दीजिए तो टीम वर्क नहीं कर पाते हैं। टीम वर्क में बिल्कुल कोलैबोरेशन उनको बोलिए उनसे होगा नहीं। तो जैसे कि आपको शुरू में ही कहा कि ये सारी बातें हम सोचते हैं कि बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराएं, ग्रूमिंग कराएं, बहुत कुछ सिखाएं, अब पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, बहुत देर हो चुकी होती है तब तक। यहाँ तब काम करना है जब जो बिल्कुल शुरुआत से जो बेस है, फाउंडेशन है जो, और वो है गर्भ में, है ना। और अभी हमारी जिम्मेदारी, यानी आपकी जिम्मेदारी, जो स्पेशली हमारे साथ जो आज प्रेग्नेंट बहनें जो जुड़ी हुई है, या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वैसे तो ये सबके लिए ही है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो दुनिया है, अभी जिस तरह से तेजी से इसका पेस है, डिमांड ज्यादा है। अभी अभी बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंट के साथ साथ बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट हो, सोशली इंटेलिजेंट हो, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो। तब जाके अभी होलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है। उसका आईक्यू तेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ये रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में अपनी जिंदगी और सफल सक्सेसफुल हो ही जाएगा। आता बहुत कुछ है, टीम में काम नहीं कर सकते हैं तो कहीं रिश्ते नहीं है, चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं ना, डिमांड बहुत है। ये आप जानते होंगे जो ग्लोबल चैलेंजेस अभी जो भी बनता है, ये जो अ, हमारा मिलेनियम प्रोजेक्ट वगैरह के थ्रू जो भी ये सारी चीजें हैं, तो 15 तरह की ग्लोबल चैलेंजेस लेके आते हैं। अभी पूरे दुनिया में जो इतनी चैलेंजेस बढ़ रही हैं जिसके ऊपर आपका अभी कंट्रोल ही नहीं है। हर दिन आज इतना अनसर्टेनिटी है, आज कुछ है तो कल कुछ होगा। देख, अब कहते हैं ना कि पहले की तो इतना नहीं होता था। कई बार पेशेंट्स आती हैं, कहती हैं कि हमारी तो, उनकी माँ कहती है, पेशेंट्स नहीं कहती है, उनकी माँ स्पेशली कहती है, पता नहीं आजकल इतनी सारी दवाइयाँ क्यों हैं, इतनी सारी बातें क्यों हैं, हम तो इतना कुछ नहीं किए थे, हम लोग के तो बच्चे ऐसे ही हो गए थे। जी बिल्कुल, तब तब भोजन में भी बहुत न्यूट्रिशन था। तब का बात और अब के बात में डिफरेंस है, चैलेंजेस अब ज्यादा है ना। इसलिए अब जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। तो पहले हमने इस प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझा तो हम ये समझेंगे कि कितना जरूरी है, ये कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी चैलेंजेस हो, चाहे कोई भी बात हो, हम मिल करके गर्भ से ही जो एक नई शुरुआत करेंगे, एक फाउंडेशन हम डालेंगे, है ना। तो ऐसे करके राष्ट्र का निर्माण हम सभी मिलके करेंगे। सो एवरीवन इज रेडी, राइट? यस, इन द चैट बॉक्स इफ एवरीवन इज रेडी। सो रेडी फॉर अ न्यू शुरुआत? हाँ, एवरीवन इज रेडी। ओके,
तो नाउ वी आर हियर टू क्रिएट इंटेलिजेंस इन द वूम, है ना। अब समझते हैं, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, उसके बाद हम आपको इंटेलिजेंस और डिटेल में लेके चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात, जितने भी प्रेग्नेंट यहाँ पे हैं वो सारे, और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी, अब जो जो उनके साथ वाले हैं वो भी जान ले, ताकि आपके साथ अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन होगी तो आप उनको ये समझा पाएंगे। जब अ, ये कंसेप्शन होता है यानी 0 डे, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब होता है, कहानी तो शुरू हो जाती है वहीं से। वहीं से कहानी शुरू होती है, 0 डे से। 0 डे से जो 35वां दिन होता है फर्टिलाइजेशन का, जो कंसेप्शन का, जो 35 डे होता है, आपको तो तब तक ये भी नहीं पता होता है कि आप प्रेग्नेंट है। और तभी जो है वो छोटा सा शुरुआत शुरू हो जाता है। ये आप यहाँ पे जो मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हैं, है ना। और यहाँ से फिर जब हम 100 डेज पर पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारे जो है न्यूरॉन्स, न्यूरोजेनेसिस जिसे कहते हैं, है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स आर फॉर्म। कितना जानती हैं आप? 15 मिलियंस न्यूरॉन्स पर आवर। कितना? 15 मिलियंस न्यूरॉन पर आवर। पर हर घंटा में ये बन रहा होता है, इतना फास्ट। और ये उसके बाद फिर क्या होता है, न्यूरॉन्स तो बन गया, न्यूरोजेनेसिस जिसे कहते हैं, और फिर मॉलिक्यूलर सिग्नल्स मिलता है, मॉलिक्यूलर क्यू फिर जब आएगा तब क्या होगा, तब सारे कनेक्शंस एक दूसरे के साथ एस्टेब्लिश हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, जो दिख नहीं रहा है, गर्भ में बच्चा है और ये सब हो रहा है, और फिर जो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स के साथ सारे न्यूरोनल कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं, और वही न्यूरोनल कनेक्शन ही जो है ना, वो हमारे कह लीजिए आगे जा करके किस तरह से बच्चे का जो बिहेवियर है वो सब हमारा दिखाई देता है। लेकिन बन कब रहा है? अभी, अभी बन रहा है। फिर उसके बाद जब बच्चा 9 महीने का गर्भ में हो जाता है ना, तब जो ह्यूमन एडल्ट ब्रेन होता है उसका सिर्फ 1/4 ही होता है डेवलप। न्यूरॉन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। न्यूरॉन्स जितने बनने हैं ना, वो लगभग अब बन गए हैं। मेन और उसमें होता है ना ग्लायल सेल्स और ये सब आने बाकी हैं, लेकिन मोस्टली न्यूरोनल कनेक्शन देखिए बन गया है। ठीक है ना। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो देखिए ना, पूरी राष्ट्र का, पूरी दुनिया का, पूरे समाज का, पूरे कहाँ कहाँ हो रहा है ना। हम बाहर काम करते हैं, मैथ के टीचर्स पे काम करते हैं, है ना, सब कुछ अंदर करना है। फिर बाद में पूरी जिंदगी रिश्तों के साथ स्ट्रगल करते हैं, है ना। समाज में हम बहुत अच्छे से नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये सब कहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक सारे न्यूरॉन्स बन गए। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तब ह्यूज ग्रोथ शुरू होता है 2 साल तक। ठीक है, 80% ऑफ द ब्रेन पूरा आपका 2 साल जब तो बच्चा होता है तब तक हो जाता है। और जब बच्चा 25-14 साल तक का जब बच्चा होता है तो ऑलमोस्ट वो पूरा उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है 14 साल तक। उसके बाद जब बच्चा 25 साल का होता, जब वही आपका बच्चा 25 साल का हो जाता है, तब तक सारी उसकी वायरिंग हो चुकी होती है। अब हमारे उम्र तक आकर के बस एक ही चीज बच जाती है कि थोड़ा रिवायरिंग हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग ये जानते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो अभी भी हम अपने संस्कार को बदल तो सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना, किसी चीज को पहले, स्वेटर बुनते हैं ना माताएं, पहले आप गलत बुन लो, फिर उनको उधेड़ो, फिर से बुनो, सही ही बुन लो ना। तो यही चीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो टाइमलाइन जो है ना, उसको समझेंगी तो आप ये देख पाएंगे कि आपको कितना अलर्ट और कैसे है। देखिए कि मेरे बच्चे का इस समय ब्रेन कैसे डेवलप हो रहा है ना। अब आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि जो है क्या ये इंटेलिजेंस, है ना। मैथ्स में यदि बच्चा अच्छा है ना, तो उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अगर किसी बच्चा को बहुत अच्छे से कोई सवाल आपने दिया तुरंत बना दिया, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी जिसको कहते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, यादाश्त, ये सब अगर अच्छी है, इसका मतलब उसका इंटेलिजेंट कोशेंट बहुत अच्छा है।
और यस, ये ब्रेन का जो न्यूरोनल कनेक्शन, ब्रेन का डेवलपमेंट, इस पे बहुत इसका रोल है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ एक चीज आती है, इमोशनल कोशेंट, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। फुल पोटेंशियल IQ प्लस EQ प्लस SQ होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस माना कि हम दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई मुझे जैसे कोई क्रोध किया तो मैं उसमें रिएक्ट करूं या रेस्पॉन्ड करूं, ये कैसे बच्चा सिचुएशन को हैंडल करता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ, जिसकी बेसिस पे ही उसका, अगर IQ अच्छा है और वो हमेशा दुखी आत्मा बन के ही रहेगा, दुखी रहेगा, हमेशा उसको फीलिंग ही होते जाएगा, उसको हर बात का बुरा ही लगते जाएगा, तो वो इंटेलिजेंट होते हुए भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेगा, मार्क्स नहीं ला पाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है सोशल इंटेलिजेंस। अब पढ़ तो अच्छा लिए लेकिन कहीं नौकरी ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ आप टीम में कोलैबोरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं है, तो क्या कहेंगे, होगा वो बच्चा इंटेलिजेंट? तो तीनों पे फोकस करना है हमें। और एक और चौथा है स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि जो हायर पर्पस है मेरे लाइफ का, मुझे करना क्या है इस जीवन में, ये पता होना, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है ना, इस बात की क्लैरिटी रखना। तो ये सारे मिल करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बैलेंस रख करके आपको, यानी थिंकिंग प्रोसेस IQ, फील क्या करते हैं EQ, और जो मैं हूं वो है स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, बीइंग पार्ट। थिंकिंग, फीलिंग एंड बीइंग पार्ट, और तब होलिस्टिक बैलेंस होगा, और तब जाकर के सही मायने में एक इंटीग्रेटेड लिविंग होगा, है ना। इंटीग्रेटेड लिविंग माना समाज में सब एक दूसरे के साथ जो हम चाहते हैं, जैसा राष्ट्र, जैसी दुनिया, तब जाके होगा। कौन करेगा? अब तो देखिए आप ही कर सकती हैं जो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज हैं। द ब्यूटीफुल इज, ऐसे तो कहते हैं ना 1+1+1 3 होता है, लेकिन आपको पता है जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं ना, तो 1+1+1 3 नहीं, 3 से ज्यादा हो जाता है ये, क्योंकि सिनर्जिस्टिक वे में ये वर्क करता है। तो अब ये बताइए, इस तरह का बच्चा जो इंटेलिजेंट भी हो, है ना, उसका फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी सब बहुत अच्छा हो, इमोशनली भी रिजिलियंट हो, इमोशनली बैलेंस हो, अपने इमोशंस पे उसको कंट्रोल हो, सिचुएशन के हिसाब से इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, साथ साथ सोशल कोशेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टीम के साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छा हो उसका, टीम के साथ चलने चलने में वो बहुत सहज हो, और स्पिरिचुअल कोशेंट, अपने हायर पर्पस के लिए वो जिए, है ना। बीइंग पार्ट जो है, जो हमारी चेतन शक्ति है, उसको भी लेकर के वो जिए। तो ये इवन बिफोर बर्थ, यस वी कैन स्टार्ट शेपिंग दिस इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस इवन बिफोर बर्थ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इस तरह का बच्चा आप डिजाइन कर सकती हैं। और ऐसी दुनिया जो है वो हमें लानी है, ऐसे राष्ट्र का निर्माण हम मिलके करेंगे। तो सो राइट इन द कमेंट बॉक्स 100% इफ यू अग्री। हाँ, तो मदर का जो स्टेट है वही चाइल्ड का ब्लूप्रिंट होता है। अब हमने ये समझ लिया कि वास्तविक में इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो एक मॉडल है, उसके हिसाब से तो 9 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस, हर तरह का स्किल इंटेलिजेंस ये भी होता है, लेकिन ये वो आप इसको डिवाइड करके भले कर सकते हैं, मेजर यही है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, पूरे होल इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंट कोशेंट, IQ का मतलब लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप, इमोशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब के लिए मेन होता है हमारे हार्मोन्स, है ना, स्पेशली थायराइड हार्मोन और कॉर्टिसोल। हमारा माइंडसेट कैसा रहता है, कितना स्ट्रेसफुल है, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, हमारा खान पान, स्पेशली आयोडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बैलेंस डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, नींद हमारी कैसी है, एक्सरसाइज हम करते हैं कि नहीं, है ना, हमारा डेली रूटीन कैसा है, ये सब इन्फ्लुएंस करता है बेबी के इंटेलिजेंस के लिए। तो सबसे पहला वाला डिस्कस करते हैं, जो कि हार्मोन, यानी वो इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट। बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा गर्भ में तो रहता है, लेकिन बच्चा माँ के इनर एनवायरनमेंट में भी तो रहता है ना, है ना। हमारी जो अंदर की दुनिया है वो यहाँ की दुनिया बना रही होती है।
हमारा शरीर से उसको पोषण मिलता है, लेकिन हमारे मन और जो फील हम करते हैं उससे उसको जो है वो वाइब्रेशन मिलता है। अगर स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है ना, तो कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है, वो इमोशनल रेगुलेशन को निगेटिवली इफेक्ट करता है, नकारात्मक प्रभाव है उसका। मेमोरी एरिया को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर पेशेंट को कहती हूँ, वो हर छोटी छोटी बात में कहेंगी, खास करके यदि किसी का मिसकैरेज हुआ रहता है ना, तो वो कहती हैं कि मेरे पास आती हैं तो मैडम जी बहुत डर लगता है, पिछले बार ऐसा हुआ था, इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना। हम बोले देखो, सबसे ज्यादा घातक है तुम्हारा ये डरना, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि मिसकैरेज ही होगा, लेकिन आपके डर से बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो सिक्रीट होता है ना, वो मेमोरी एरिया जो आपको दिखाया ना हमने शुरू में ही कि कैसे न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, कैसे ब्रेन, वो सारे एरियाज को वो खराब कर देता है, कह लीजिए। बस आप इतना समझिए। लेकिन यदि माँ खुश रहती है ना, तो बच्चे के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, और बच्चे का जो ये नर्वस सिस्टम पूरा बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा डिजाइन होता है। बच्चा किसी भी सिचुएशन में ना एक कूल काम स्टेट में अपने आप को रख पाएगा, है ना। इसीलिए माँ का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से यूट्रस का एनवायरनमेंट बहुत निगेटिव बनेगा। न्यूरोजेनेसिस जो आपको बताया था वो डिसरप्ट होने लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन होने लगेगा, बच्चा चाहता कुछ और बनना था, लेकिन माँ जो है इतना स्ट्रेस में रहती है कि अब वो होगा कुछ और, है ना। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो बच्चे का मस्तिष्क का वॉल्यूम है ना, वो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी तो माइक्रो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे का ब्रेन का आउटकम तो डिस्टर्ब पूरा हो ही जाएगा। अगर माँ का स्लीप एपेटाइट बुरा है ना, उसके उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। माँ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि वो अपने तनाव प्रबंधन करे, है ना, स्ट्रेस फ्री रहे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉर्टिसोल बताया आपको, निगेटिवली अफेक्ट करता है। अगर माँ हर समय छोटा छोटा स्ट्रेस में रहती है, बच्चे के ब्रेन को निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अगर माँ खुश रहती है तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, जो बच्चे को इमोशनल सेफ्टी प्रदान कराता है। और दूसरा है थायराइड हार्मोन। कई बार पेशेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेती हैं, उनको टीएसएच हम लोग एडवाइस करते हैं। टीएसएच पहला विजिट जो आपका होता है ना, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अगर कोई प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी ना, तो प्लीज आप अपना थायराइड हार्मोन टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखा गया है कि जो ये थायराइड हार्मोन है ना, इसकी बहुत ज्यादा या तो हाइपोथायराइडिज्म रहेगा या हाइपर रहेगा, ठीक है ना। इस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कराना। तो टीएसएच, यदि टीएसएच का बढ़ना, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये डॉक्टर साहब कराते हैं आपको। अगर ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट बन रहा है माँ में, है ना। और ऊपर से थायराइड हार्मोन लेना है, उसको इग्नोर मत कीजिए, इसमें लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बच्चे का खुद का थायराइड उस समय नहीं सीक्रेट हो रहा होता है, और वो पूरी तरह माँ के थायराइड हार्मोन पे वो डिपेंड करता है। और थायराइड इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में, न्यूरॉन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंस है उसका, ब्रेन के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसका इंपॉर्टेंस है। जो आपको बताया ना उधर कैसे फिर कनेक्शंस बनते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है माइलिनेशन, यानी कि जब तक माइलिनेशन नहीं होगा तो वो पहुंचता नहीं है सिग्नल, वो सारे। बस आप इतना समझिए कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के को इंटेलिजेंट बनाने के लिए थायराइड हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट। अगर कम टीएसएच बढ़ा है, इसका मतलब थायराइड हार्मोन कम है ना। तो लो आईक्यू होगा बच्चे का, लो आईक्यू होने का रिस्क रहता है, डिलेड ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चे में हो सकती है, उसका माइलस्टोन थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है। अगर हाई है यानी टीएसएच लो है, इसका मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशली अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में सीरियस इंपैक्ट डाल सकता है। बट द गुड न्यूज इज कि आप इसको मैनेज कर सकती हैं। इसके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन आयोडीन युक्त नमक ही आपको लेना है, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। WHO रिकमेंड करता है कि प्रेगनेंसी में आयोडीन बिल्कुल एडिक्वेट हो, और कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आयोडीन युक्त नमक आप लीजिए। दूसरा,
डॉक्टर साहब अगर आपको टीएसएच का लेवल कराने के लिए कहते हैं, रेगुलर थायराइड टेस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर साहब अगर आपको दवाई दे रहे हैं, आपको लेना है ना। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। देखा गया है ना, जो घुट घुट के खूब रहते हैं ना, उनमें थायराइड और ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। बट द गुड न्यूज इज मैनेज हो जाता है, बस इग्नोर मत कीजिए और ये नहीं सोचिए नहीं नहीं मुझे कैसे थायराइड हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी में टीएसएच का लेवल जो होता है ना, वो नॉन प्रेग्नेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। गर्भावस्था में टीएसएच का लेवल 3 हमें रखना होता है। अगर प्रेग्नेंट मदर का टीएसएच 5 आता है तो भी उसको डॉक्टर साहब थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट देंगे, तो उनको लेना है। अब ये मत कहिए कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे थायराइड की दवाई क्यों चल रही है। नहीं, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए आप, थायराइड हार्मोन को इग्नोर नहीं करना है। टीएसएच आपके पास, आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ना, आपको पहले ही वो विजिट में वो टीएसएच का टेस्ट कराएंगे। और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, वो पहले ही टीएसएच करा के देख लीजिए। अब दूसरा हार्मोन हो गया, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन। ब्रेन को जो बनाएगा वो बिल्डिंग मटेरियल क्या है। अगर आपका न्यूट्रिशन पुअर है तो ब्रेन डेवलपमेंट तो पुअर होगा। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी जब गर्भ धारण करती हैं तब तक तो फिर भी बहुत लेट हो चुका है। जो बच्चियां होती हैं, नींव तो वहां से ही पड़ता है, बल्कि नींव तो उसके पहले और गर्भ से ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से ही ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है आपको। राइट न्यूट्रिशन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूरल फाउंडेशन होगा, है ना। आयोडीन आपको बताया, जिंक, है ना। आयरन जो है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, ब्रेन का पूरा वो न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएगा। अखरोट अगर आप थोड़ा सा खाएं, और बादाम, वॉलनट, आलमंड, है ना, ये सब से आपको थोड़ा डीएचए मिल जाएगा। ठीक है ना। सोयाबीन चंक से भी मिलता है, लेकिन अखरोट और बादाम खाइए, आपको डीएचए मिलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, बच्चे की यहाँ तक कि दृष्टि के लिए भी, विजुअल डेवलपमेंट के लिए, है ना, लर्निंग एबिलिटी बढ़ाएगा। तो दूसरा हो गया क्या, आपको दूसरा क्या याद रखेंगी, आपका डाइट, है ना। उसमें क्या क्या मेनली याद रखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डीएचए, आयोडीन, आयरन और प्रोटीन, इतना जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, आपकी जीवन शैली कैसी है, लाइफस्टाइल, डेली लिविंग पैटर्न, है ना। थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा, है ना। सुबह कैसे उठती हैं आप, उठते के साथ ही तनाव में तो नहीं रहती हैं। अफर्मेशंस पे पहले भी आपके सेशन हो चुके हैं। आप उठते के साथ कितना इस खुशी से उठती हैं कि वाह, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो उससे आपका कोर्टिसोल कम हो जाएगा। नींद कैसी लेती हैं आप, है ना। स्लीप हाइजीन आप मेंटेन करती हैं कि नहीं, कहीं मोबाइल देखते देखते तो नहीं सोती आप। फिर आपका एक्सरसाइज या योगा पे आप हो चुके हैं, आप योगा करती हैं कि नहीं। नेचर के साथ आपका समय कैसा व्यतीत होता है, आप टहलती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, है ना, प्रकृति के साथ समय बिताती हैं। ये लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रूटीन, जैसे सुबह में, है ना, स्टार्ट कैसे करेंगे, मुस्कुराहट के साथ उठिए, है ना, मुस्कुराते हुए उठिए, है ना। मुस्कुराते हुए उठेंगे तो क्या होगा, यही सोचिए कि वाह, मेरा बच्चा जो है वो भी जो है जब उठेगा तो ऐसे स्माइलिंग हो फेस होगा उसका, इमोशनली एकदम रिजिलियंट, है ना। और पूरे दिन के लिए एक कोई भी इंटेंशन कि मुझे आज सारा दिन खुश रहना है, अब चाहे आज कुछ भी हो जाए मुझे तो खुश रहना है, एक इंटेंशन सेट कर दीजिए, है ना। और सुबह का जो, सुबह की जो धूप होती है ना, बिल्कुल सुबह की, है ना, जैसे सनराइज के 2 घंटा के बाद वाली सनलाइट आप नहीं लेंगी, बिल्कुल सुबह थोड़ा सा आप, जरूरी नहीं है कि आप उसको देर तक रहे ही, इवन थोड़ा सा सूरज को देख लीजिए हल्का सा, है ना। पूरा गेज मत कीजिएगा, लेकिन सूरज के सामने सिर्फ खड़े हो गए, है ना। फिर गहरी लंबी श्वास लिया, छोड़ा, है ना। ये आपका सुबह का रूटीन। फिर दिन में आप क्या करेंगी, सुबह उठा आपने, मुस्कुराहट के साथ इंटेंशन सेट किया, सूर्य को प्रणाम किया आपने,
है ना, गहरी लंबी श्वास ली और छोड़ा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, ये आपका सुबह का हो गया। उसके बाद जब रूटीन में आप आती हैं, चाहे आप में से कोई वर्किंग हो सकती है या घर गृहस्थ में भोजन पकाना है, परिवार में और लोग हैं उनको संभालना है, तो ये सब करते हुए आपको इमोशनली अवेयर रहना है ना। कैच योर मूड बिफोर इट स्विंग्स, है ना, मन खराब हो उसके पहले ही आपको देख लेना है कि अरे मेरा मन ठीक है ना, मैं क्या फील कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपको कुछ भी करना है तो वो थोड़ा सा अवेयर हो करके, जैसे हमारी जो बोल है ना, वो कैसे होने चाहिए, खुशी के होने चाहिए। और तीसरा बड़ा अच्छा रहता है, अगर आप पेंटिंग जानती हैं तो बहुत अच्छा है, उठाइए कैनवस और शुरू कर दीजिए, है ना, मंडला आर्ट आपको बताया गया था। और अगर आप पेंटिंग नहीं भी जानती है ना, कोई बात नहीं, फिर भी आप पेंटिंग कीजिए, है ना, कुछ कुछ आप स्केच करते रहिए, है ना। और तीसरा, अगर गीत आता है आपको तो वाह क्या बात है, ये इंटेलिजेंस जो है, क्रिएटिव स्किल्स आपके बच्चे में यही आ जाएंगे। तो गुनगुनाइए, गीत गाइए, म्यूजिक आता है तो, वो भी नहीं आता है कोई बात नहीं, कोई एक कहानी पढ़ के अपने बच्चे को सुनाइए, है ना। और चौथा फिर आ गया लाइफस्टाइल, आपको बता दिया हमने। और चौथा आ गया माइंडसेट और इमोशनल और एनवायरनमेंट, है ना, जो अभी हमारा, हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कितने इमोशनली स्टेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपके बच्चे को बहुत पसंद है, वो गर्व से ही, वो है टॉकिंग टू योर बेबी, अपने बच्चे से बात करना। प्यार से हाथ रख के, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खूब प्यार से हाथ रखिए, है ना, और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात कीजिए। 20 हफ्ता के बाद आपका बच्चा आपकी आवाज को सुन सकता है ना, तो उससे बातें कीजिए। हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, कैसे बात करते हैं उससे, पहले आगे समझ लेते हैं, गर्भ संवाद जिसे कहा जाता है। तो अब सार रूप में आप क्या याद रखेंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे, आपके हार्मोन डिसाइड कर रहे हैं बच्चे का इंटरनल केमिस्ट्री कैसा बन रहा है ना। आपकी डाइट उसको बिल्डिंग मटेरियल दे रही है, और आपकी लाइफस्टाइल जो है उसका वातावरण बना रही है, और आपका माइंडसेट जो है वो बच्चे को इमोशनल ब्लूप्रिंट दे रहा है, वो बच्चे को इमोशनल ब्लूप्रिंट दे रहा है ना। तो ये सब मिल करके बेबी की इंटेलिजेंस का फाउंडेशन वोम में ही डिजाइन कर देते हैं। यहाँ तक से कोई क्लियर है, सबको समझ में आया? तो सब एक साथ ग्रो हो रहा है, जो जो बताया ना आपको, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, है ना। लेकिन आप जो है वो माली है, जो जो एक फूल खिल रहा है घर में, लेकिन माली कौन है? आप हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, है ना। तो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट जिसे कहते हैं, वो बताया आपको कि कैसे होगा, बच्चे का गर्भ में ही बनता है। आपको क्या करना है, आप जितना फोकस रहेंगी ना, उतना ही ज्यादा बच्चे का ब्रेन भी शार्प बनेगा। आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, तो आपका जो ये चीज लॉजिकल पैटर्न है ना, वो भी बच्चे को निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में आप खुद कुछ सीखिए, आप भी कुछ पढ़िए। जैसे हम देखते हैं ना कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद बस यही रहता है, नहीं अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके बाद कुछ करूंगी नहीं। आप इस समय पेंटिंग सीखना चाहती थी ना, तो प्लीज आप अभी सीखिए। अगर आप कुछ कढ़ाई बुनाई सीखना चाहती है ना, आप अभी सीखिए। आप कुछ सीखना चाहती हैं, कुकिंग सीखना चाहती हैं, आप अभी सीखिए। लर्निंग सिग्नल्स जो है ना, वो आपके बच्चे को मिलते रहेंगे, आप लर्निंग स्टेट में रहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पेशेंट्स को ये भी कहते हैं कि दोनों हाथों से लिखो। जैसे अफर्मेशन लिखना है ना, तो सीधे हाथ से, अगर आप राइट हैंडेड है ना, आप लेफ्ट हैंड से भी लिखिए। कम से कम 5 बार जो अफर्मेशंस लिखते हैं, जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अगर आप ये लिखती हैं 11 बार, तो कम से कम 5 बार उल्टे हाथ से भी लिखिए। आपका दोनों ब्रेन का हेमिस्फीयर में नेटवर्किंग होने लगेगा, और यही स्टेट आपके बच्चे में भी जाएगा।
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कुछ सीखिए, लर्निंग स्टेट में रहिए, एकदम पैसिव स्टेट में मत आ जाइए कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सब कुछ प्रेगनेंसी के बाद होगा। नहीं, प्रैक्टिकल एक्शंस और क्या ले सकती हैं आप, कुछ किताबें पढ़ी। हमारे यहाँ तो पहले से ही परंपरा रहा है कि प्रेग्नेंट हो तो गीता पढ़ो, जो भी जिसकी भी बुक्स होती हैं रिलीजियस वो पढ़ो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, है ना, कुछ पढ़िए या सुनिए कुछ अच्छा, जर्नलिंग करिए, कुछ पजल सॉल्व कीजिए। वो होता है ना जो खेलने के लिए बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, वो करिए। इंग्लिश सीखने का शौक अगर आप में से किसी को है तो इसी समय सीखिए, पॉजिटिव इनपुट कुछ कुछ लेते रहिए। दूसरा, मेंटल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सेसिव न्यूज जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपके पर्पस को सॉल्व नहीं करता है, कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो आपको ओवर थिंकिंग के लूप में ले आता है, आपको वो सारे टॉक्सिक कंटेंट। और अगर आप में से कोई डेली सोप देखता है, यानी वो धारावाहिक जो होता है सीरियल, वो जो वो होता है ना, वो सारे चलते हैं बहुत सारे, नहीं 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 वाले, वो सब कौन कौन देखता है, वो बंद कर दीजिए, उसका कोई जरूरत नहीं है। बाप रे, वो तो मुझे कहीं अगर मैं जाती हूँ, मुझे 5 मिनट के लिए दिख जाता है, और इतना शोर होता है उसमें, इतना चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बोलते हैं, धड़कन तेज हो जाती है। उसको बिल्कुल, अगर टीवी ऑफ कर दीजिए, कोई और भी देख रहा है, अगर आप आर्गुमेंट में मत आइए, आप दूसरे कमरे में चले जाइए, लेकिन बचिए इन बातों से, है ना। मूवी कोई आ जाती है ऐसी, भले बहुत हिट हो गई है, लेकिन आपको नहीं देखना है वो, प्लीज, बहुत डेंजरस है। आपका बच्चा का हर घंटा 15 मिलियन न्यूरॉन जो है वो बन रहा है। आप 3 घंटा का मूवी, टॉक्सिक मूवी, बिना मतलब का कैसे देख सकती हैं। नहीं करना है वो, पूरी जिम्मेदारी है आपको, शुरू में ही इसीलिए हमने प्रॉब्लम बताया है, ताकि आप ये समझें कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा, है ना। तो प्रैक्टिकल एक्शंस लेने पड़ेंगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अच्छा, अब इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहते हैं हम, कि बच्चा शुरू से ही बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि तुरंत इसको कुछ बोलो तो फील कर जाता है। ये आजकल के बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इनकी तो सहन शक्ति ही नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे तो बन गए कहाँ से, कहीं ना कहीं हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है ना। तो वो हमें करना होगा। आज का जनरेशन को ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो, हम लोग उनको अब इस तरह से सपोर्ट करें, गर्व से ही स्टार्ट कर दे। तो इमोशनल ट्रांसफर कीजिए, आप जो फील करनी है ना, ऐसा नहीं है कि आप बस खुद ही, आपके हर इमोशंस जो है ना बच्चे में, आप जो भजन कर रही हैं वो बच्चे में जा रहा है, आपके हार्मोन्स बच्चे में जाते हैं, तो इमोशंस भी जाते हैं, है ना, वो भी तुरंत जाते हैं। आप जितना जितना अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगी, और खुशी से, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि हियर नॉट ओनली अ बेबी इज बोर्न, अ मदर इज ऑल्सो, वो भी तो, उसका भी तो बर्थ हो रहा है ना, मदर इज ऑल्सो बोर्न, माँ का जन्म हो रहा है। आप पहले तो माँ नहीं थी, आप कंसीव की तो आप माँ बनी, तो माँ का भी जन्म हो रहा है, तो माँ भी अब सीख रही है कि कैसे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। और माँ बनने से पहले यदि आपको ये बातों को हम बताते तो शायद आप उतना इसको जिम्मेदारी लेके नहीं करती, जब आप गर्भवती हैं तब बड़े प्यार से इन बातों पे ध्यान दे पाएंगी, है ना। तो इमोशंस पे ध्यान रखना है, स्टेबल रहें, है ना। आपकी शांति बच्चे का डिफॉल्ट नेचर बन जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट शांत रहना सीखेगा, है ना। वो इमोशनली रिजिलियंस, यानी स्ट्रेस में वो बहुत शांतिपूर्ण होकर के सारे तरह के सिचुएशंस को, स्ट्रेस को विजडम के साथ वो मैनेज कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगी, जैसे बताया, सुबह उठते के साथ कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट सबको शुक्रिया, है ना, सबके प्रति शुक्रिया उठते के साथ ही। कोई ने कुछ कहा, शांति से उसको रिएक्ट नहीं करना है, और हमेशा अपने आप को चेक करते रहना है कि मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, कोई बात तो ऐसी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे खुशी नहीं अनुभव करने दे रही, शांति नहीं अनुभव करने दे रही,
तो मैं उस पर कुछ काम करूं, अंदर ही अंदर उसको नहीं करूं, किसी से बात करूं, कुछ ऐसी बुक पढूं, मेडिटेशन करूं, कोई म्यूजिक सुनूं, मैं उसको चेंज करूं, उस फीलिंग को पॉजिटिव बनाऊं, है ना। अब सोशल इंटेलिजेंस के लिए क्या करेंगे? सोशल इंटेलिजेंस क्या है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स, ग्रुप में इफेक्टिवली कैसे फंक्शन कर सकते हैं, यानी रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ग्रुप फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेगनेंसी में आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है ना, वही इमोशन और सोशल, वही बेबी का इमोशनल और सोशल ब्रेन रिवायरिंग करेगा, है ना। और उसके बाद स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि एक कॉन्शियसनेस बन रहा है वो, है ना, जो बच्चे का लाइफ पर्पस, लाइफ विजन, वो उसको बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कॉन्शियसनेस है वही बच्चे का लाइफ पर्सपेक्टिव तय करेगा। मतलब आप अपने बच्चे के प्रति कैसा फील करती हैं। कई बारी हम कहते हैं कि यू शुड बी ऑलवेज जेंडर न्यूट्रल, कभी आप ये नहीं सोचिए, कभी गलती से भी नहीं कि हमको क्या होगा, बेटा होगा बेटी होगी, वो सोचना आपका काम नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, है ना। हमेशा यही सोचना है कि बस वो शिशु है, जो हो मुझे स्वीकार है ना। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, जो है आई रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसा होगा तो आप अपने बच्चे से ना और कनेक्ट हो पाएंगी, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए वैसा। कई बार एक और गलती माँ क्या करती है, पहले ही सोच लेती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही तो कारण है कि आज इतने सारे बच्चों को हम नीट की तैयारी के लिए भेज देते हैं, और फिर क्या हो रहा है, हम कौन होते हैं तय करने वाले कि उस बच्चे को क्या बनना है। मेरा काम बस इतना है कि मैं उसे सशक्त बनाऊं, और फिर वो जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस को वो बहुत ब्यूटीफुली कर पाए अचीव। मेरा रोल बस ये है, क्या पर्पस है ये वो चूज करेगा। तो ये भी नहीं, हमारा काम है जो आपको इंटेलिजेंस का डेफिनेशन पूरा क्लियरिटी आपको दिया, उस तरह का बच्चा बनाना, और कैसे आपको उसके लिए हमने एक तरह से रोड मैप भी दिया, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो कुछ देर हमेशा ही साइलेंस में रहें, मेडिटेशन करें, बच्चे से बात करें, है ना, और जो भी आपके प्रेयर के रिचुअल्स वो करें। क्योंकि बच्चा जो है ना एक कंप्लीट ह्यूमन इकोसिस्टम की तरह है, एक तरह से, है ना। सिर्फ आप ये नहीं देखिए कि हाँ उसका मस्तिष्क बन गया और वो बाकी, वो एक कंप्लीट ह्यूमन डिजाइन कर रही हैं आप, है ना। और बताते हैं आपको, फिजिकल कोशेंट भी होता है, जैसे आपको बताया ना 9 तरह के वैसे तो कोशेंट डिस्क्राइब है, लेकिन आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपको जानना वो आपको बता रहे हैं। तो आपने इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट समझा, 4 तरह के इंटेलिजेंस, है ना। माना आपका बच्चा कैसा इंटेलिजेंट हो, आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, सोशली इंटेलिजेंट हो, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो। और अब आइए बॉडी के लेवल पे, है ना, फिजिकल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, है ना। तो आप जब अपने बॉडी में सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन डालेंगी, आप जितना माइंडफुल रहेंगी, तो बच्चे का इससे फिजिकल क्वोशंट बहुत अच्छा होता है ना। और सोशल क्वोशंट तो आपको बताया ही कि जितना ही आप अपने आसपास के माहौल को हारमोनियस रखेंगी, उतना ही बच्चे को आप एक सोशल वार्मथ सिखा पाएंगी। यानी इफ यू मेंटेन काइंड हारमोनियस रिलेशनशिप एट होम, यू विल टीच द बेबी सोशल वार्मथ। ओके। उसके बाद आइए क्रिएटिव क्वोशंट। एक्चुअली आपने देखा है कि किसी भी म्यूजिशियन के परिवार में सब म्यूजिशियन हो जाते हैं, आप अगर देखें तो, है ना, ये होता है ना। वो भी बाप दादा गायक, फिर वो भी गायक, क्यों? क्योंकि जब वो घर में हो रहा होता है तो उस समय भी वो म्यूजिक सीख रहा होता है, वो स्किल उसमें ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ये होता है क्रिएटिव क्वोशंट, है ना। आपने कई, हम सब ने सुनी है वो अभिमन्यु वाली कहानी। कभी सोचा है कि हमने जो सुना है वो कैसे सार्थक हुआ होगा? बच्चा माँ के गर्भ में सुनता है, ये बात तो सही है, लेकिन बच्चा शब्दों को उस समय नहीं समझ पाता है, उसको शब्द नहीं समझ में आ रहा है ना, लैंग्वेज डेवलप नहीं है उसकी। तो कैसे होता है?
एक्चुअली जब हम, इसीलिए कहानी हम कहते हैं कि आप सुनाइए, लेकिन वो कहानी को सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसको फील करके। जब कहानी ये अर्जुन सुना रहे थे अभिमन्यु की माता को, तो वो सिर्फ ऐसे बोल तो नहीं रहे थे, वो उस समय उसको जी रहे थे कि ऐसा हुआ, फिर वो उसका पूरा मेंटल पिक्चर बना हुआ था, है ना, पूरा ही। तो चित्र जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे किया जाता है, और जब वैसा सिचुएशन आया अभिमन्यु की जिंदगी में, तो वो आराम से उनका वो इमर्ज हो गया कि मुझे इसको कैसे डील करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यदि आप अपने आप को आर्ट में एंगेज रखती हैं, तो वो सारी चीजें बच्चे की भी क्रिएटिविटी को स्पार्क करती है। मोरल कोशेंट अंडररेटेड इसको हम लोग कर देते हैं, है ना। छोटी छोटी बातें, क्या हम कह देंगे, उनको ये मत बताना, बहुत प्रैक्टिकल बात है ना। पूरे दिन में जो रहते हैं हम कैसे कहते हैं, इनको ये मत बताना, पता है, उनको वो मत बताना, उनसे ये छुपा लेना, मुझे ये फील हो गया। छोटी छोटी बातों पे ईर्ष्या होती है। अगर जेठानी जी का नॉर्मल डिलीवरी हो गया, तो फिर इधर अगर खुद का अगर होगा कि नहीं, उसी पे छोटी छोटी बातों पे हो जाती है, कंपैरिजन होने लग जाता है ना, कि नहीं उनका 3 किलो का होगा बच्चा, तो मेरा जो है 3.25 किलो का होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये आपके बच्चे का मोरल वैल्यू तय कर रही हैं। हम बड़ी बातों का नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो दिन भर हम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो मोरल कोशेंट बच्चे का, मोरल इंटेलिजेंस, है ना, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, वो कैसे होगा, आप उसको जिएंगी तो वो बच्चे का ब्लूप्रिंट बनता है। What you feel is transferring. It is becoming the very cell of your child. Okay? तो कोई समय आपका, सुबह में 5 मिनट, दोपहर में 5 मिनट, रात में 5 मिनट, कुछ ऐसा समय आप निकालेंगी जहां सारी बातों को एक किनारे रख के बस आप खुद से कनेक्ट होइए, अपने बच्चे से कनेक्ट होइए, है ना। अपने बच्चे से कनेक्ट हो करके, है ना, थोड़ा सा श्वास का एक्सरसाइज करिए, अपने ऊपर अपने से लव क्रिएट करिए, है ना। और ये सारी चीजें फिर बच्चा सीख रहा है ना। सारे वैल्यूज आप बच्चे को अभी दे सकती हैं, लेकिन वो कैसे, बोल के, बच्चे को बोल के और जी के, उन वैल्यूज को खुद इम्प्लीमेंट करके। और बिल्डिंग मटेरियल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, भोजन आपका, है ना। तो अफर्म कीजिए आज से कि मैं एक जागरूक माँ हूं, है ना, एंड आई एम बिल्डिंग अ बैलेंस कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, है ना, हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस के साथ। तो कैसा होगा जब आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा, थिंकिंग क्लियरली, फीलिंग डीपली एंड लिविंग पर्पसफुली। कैसा बच्चा इंटेलिजेंट का मतलब कैसा होगा आपका बच्चा, थिंकिंग क्लियरली, फीलिंग डीपली एंड लिविंग पर्पसफुली। आपको चित्र में हमने एक से एक महान आत्माओं को, जो हमारे भारत की भूमि में आपको हमने दिखाया था, है ना, वो सब में ये वैल्यूज थी, उन सब में ये बातें थी। दे यूज्ड टू थिंक क्लियर, दे यूज्ड टू फील डीप, एम्पैथी था, दुनिया के लिए जीना था, राष्ट्र को कुछ देना था, चाहिए चाहिए नहीं था, देना था, देना था, देना था, जीवन का कोई मकसद था। तो खाली मैथ का पहाड़ा याद करने तक ही, इंटेलिजेंट बनाने तक मत सोचिए। बच्चा कितना किलो का हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट not only that important, it is beyond that. Okay, so now is there any question, because this is a journey of 9 months that lasts a lifetime. It is a very sacred journey, but ये 9 महीना पे अंत नहीं हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है ना, वो बाद में, या तो अभी 9 महीना कर लीजिए फिर पूरी जिंदगी सुकून से, नहीं तो अभी 9 महीना लापरवाही से, फिर पूरी जिंदगी जो है बच्चे के पीछे वो डंडा लेके घूमते रहना पड़ता है ना। तो आप सभी तो ऐसी नहीं है, आप सभी तो बहुत महान है। तो कोई क्वेश्चन है तो अभी ले सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि समय अभी सिर्फ 10 मिनट्स रह गया है। आप सभी को बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर फैमिली, टू योर द ब्यूटीफुल सोल, वो जो आपके गर्भस्थ शिशु है ना, उस सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स।
तो कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया? तो क्या करेंगी आज से, ये सारी बातों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, करेंगे सभी। अपने भोजन का ध्यान रखेंगे, है ना, अपने अपने एक्सरसाइज, दिनचर्या, ये सब कुछ सिर्फ ये इसलिए नहीं होता है। मैंने देखा है कई बारी हम सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नहीं, उससे भी बड़ी बात है, यहाँ बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, इसलिए आपको जो है वो थोड़ा टहलना है ना, जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर आपको बताएं वो जो सेफ है आपके लिए वो करना है, प्रकृति के साथ समय बिताना है, भोजन में लापरवाही नहीं करना है, बैलेंस डाइट आपको लेना है ना, हरी सब्जी, साग, आयरन के जो सप्लीमेंट्स आपको देते हैं डॉक्टर साहब वो आपको लेना है, आयोडीन युक्त नमक खाना है आपको, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप जरूर लीजिए, जैसे कहते हैं ना एक मुट्ठी मावा, है ना, उसमें 4-5 तरीके की चीज आ जाए, स्पेशली अखरोट, थोड़ा बादाम, थोड़ा काजू, थोड़ा किशमिश, उसमें से आयरन मिल जाएगा आपको, जिंक मिल जाएगा आपको, है ना, साग जरूर खाएं। और नींद, नींद जो आप लेंगी ना, स्लीप आपका जो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोएंगी कैसे आप, सोना कैसे है आपको, सोने से पहले जो भी मन की बातें हैं वो जर्नलिंग के थ्रू लिख दीजिए। सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल नहीं करिए, है ना, मोबाइल कम से कम आप 2 घंटा पहले कोई स्क्रीन एक्सपोजर नहीं हो, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है ना, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है माँ का, स्क्रीन एक्सपोजर कम रखना है ना। जी, तो चलें फिर हम थोड़ा मेडिटेशन एक्सपीरियंस करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। Hello, doctor. चलिए, I have a question. या प्लीज। As you were talking about the nutrition, right? या But I am in 4 months, right? It's my 4 months, but whatever I eat, nothing stays. So will it harm my baby's growth? सी हाउ मेनी टाइम्स यू वॉमिट इन अ डे? You Thrice, said that thrice. it nothing stays, and you are still in 4th month, and you Yeah. must be prescribed some vitamin supplements from your gynecologist. Yes, I have already prescribed, and Okay. they have given me iron and calcium medicine as well. But then, the moment I started taking calcium, I was started Yeah. suffering from gastric, so I have stopped that medicine as well. Yeah, for your baby's brain, you have to, 4 things I told you. Omega 3 fatty acid, DHA. Yes. DHA we used to prescribe to the patients nowadays, along with the folic acid, vitamin B12 and DHA. The combinations come and we prescribe DHA along with B12 and folic acid. And if you have not been prescribed or you can't tolerate DHA with the supplements, then what you can do, as I told you, that you can have some almonds and that akhroat, okay, walnut. You just soak them, okay, and peel off their जो उनको peel off करिए, उनका छिलका उतार दीजिए, and have almond and walnut, and you will not vomit, I'm very sure. दूसरा चीज, why you vomit? Because there must be some kind of gastric acid in do you have heartburn issue as well along with vomiting, because it's 4 months and you are still vomiting? No, 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 as Yes. such. But still, sometime, like after taking calcium medicine, I faced that heartburn as well. So But stop calcium right now. Stop yeah. calcium for few days. Next few days you stop calcium, and please make sure that your dietary habits are good. That is on time. You should not be empty stomach for a long time, because it will
worth your vomiting issue. And yes, of course, if it will hamper your nutrition, then it will negatively affect. Obviously, you will have to make some mm, changes in your lifestyle so that you are able to eat. So stop calcium for few days so that you are able to eat properly, and you take some amount of walnut and almonds, okay, raisins like kismis. It will help you Yes. in, yeah, and this will do. Okay, Okay. Thank you. Thank you so much. thank you. So, any other question? Hello, doctor. Yeah. Any books recommended? Ji, pardon? Can't hear you. Yeah, any books recommended? Book, Recommendation? कोई for बुक्स what? आप सजेस्ट For कर what? सकेंगे गर्भ संस्कार के लिए या अच्छा, फिर जो पढ़ने के लिए। हाँ अच्छा, जी जो माँ पढ़ने के पढ़े। लिए हाँ जी देखिए, बहुत अच्छा रहता है किताब पढ़ना इस समय, जी लेकिन समझ में आनी चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे समझ में आए जो मैं पढ़ रही हूँ। अगर मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। ओके और गीता इज लाइफ मैनुअल, ठीक है, आप उसको पढ़िए। जिस भी रिलीजन के हैं आपका जो वो बुक है वो पढ़िए। इसके अलावा आप, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ सीखना चाहती हैं आप, अगर आप इंग्लिश सीखने की आपकी तमन्ना रही है बहुत दिनों से, तो आप जी उस तरह का कुछ भी पढ़ सकती हैं। बेकार का नॉवेल मत पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें जो हम ये जासूसी वाली पढ़ते हैं, बिल्कुल मत पढ़िएगा। हॉरर मत पढ़िएगा, है ओके ना। ओके और ये सारी चीजें बुक सेलेक्ट कर सकती हैं। बिना मतलब के नॉवेल बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि वो सब उसके अंदर जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है और एक बात थैंक यू बताऊं, क्या पढ़ सकती हैं आप? हाँ जी आप सीक्रेट की जो बुक्स आती है ना, मतलब वो सब आप पढ़िए ना, जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। ओके सीक्रेट है, पावर है, ये सब बुक्स पढ़िए। अगर आप इंग्लिश पढ़ पाती हैं तो आपको इससे अपनी जिंदगी को कैसे करना है इसको, ओके ठीक है। ठीक है मैम एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम चलें, अब थोड़ा सा अभ्यास करें। कैसे हम अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, कैसे हम खुद को खुश रख सकते हैं। तो 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। आपको भूख नहीं लगती बोलो। रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं, आरामदायक पोजीशन में। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाएं और गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे से रिलीज। नाक से श्वास भरेंगे और मुख से रिलीज कीजिएगा। नाक से श्वास भरे और मुख से रिलीज करिए। मैं जागृत में हूं, अवेयर हो चुकी हूं अपनी इस श्रेष्ठ जिम्मेवारी के लिए। मैं जननी हूं, सृजन करता हूं।
मैं कमिटेड हूं एक ऐसे दिव्य शिशु को जन्म देने के लिए जो हॉलिस्टिकली इंटेलिजेंट है, संपूर्ण इंटेलिजेंट, जीवन के हर क्षेत्र के लिए इंटेलिजेंट। मैं कमिटेड हूं अपने आप को हर प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए, भावनात्मक रूप से सशक्त रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए। मेरी भावनाएं मेरे बच्चे के भावनाओं का ब्लूप्रिंट है, बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बना रही हैं। मेरे आसपास का वातावरण बिल्कुल खुशनुमा है, जो मेरे बच्चे को सोशली इंटेलिजेंट बना रहा है। मैं एक दिव्य चेतना हूं जो अपने बच्चे की चेतना को पवित्र शुद्ध बना रही हूं, स्पिरिचुअल कोशेंट को मजबूत बना रही हूं। I am creating intelligence of the fitter in the world. अब अपने पेट पर हाथ रखें और बड़े प्यार से अपने शिशु से बातें करें। मेरे प्यारे शिशु, मुझे आज पता चला आपका मस्तिष्क इतने तेजी से विकसित हो रहा है। मैं हर वो चीज आपको उपलब्ध कराऊंगी जो आपको आवश्यक है। आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। माँ का ये शुद्ध प्यार आपको भावनात्मक रूप से सशक्त बना रहा है। मेरा शुद्ध खान पान भोजन आपके मस्तिष्क का नवनिर्माण करा रहा है। मेरे शुद्ध आचरण आपके मोरल वैल्यूज को बना रही हैं और आपको सोशली इंटेलिजेंट बना रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे प्यारे शिशु। आपने मुझे चुना अपनी माँ के रूप में। वी रियली लव यू एंड वी वेलकम यू। हम आपका स्वागत करते हैं इस गर्भ में, इस घर में और इस दुनिया के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई रियली लव यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। I want to stop presenting. I'm Thank you everyone. So should we leave, Sahil ji? Yes, ma'am. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Sahil ji. Thank you everyone. Lots of blessings to everyone. Lots of love.
आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, आपकी ये प्रेगनेंसी की यात्रा बहुत मंगलमय हो, आपको ढेर सारा प्यार। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।